जय हिंद। आज अपन सोर्सेज एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे और आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हैं, तो उन सारे शेड्यूल्स की बात करेंगे। और दूसरा, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद तैयार किया गया, तो मोटे मोटे तौर पे देखेंगे कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या लिया है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अपने को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 60 से लेकर 65% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है या इस एक्ट से इंस्पायर्ड है। क्या लिया अपन ने 1935 के एक्ट से? फेडरल स्कीम, ये जो पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में, फेडरल स्कीम। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। जुडिशरी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें। पब्लिक सर्विस कमीशंस, यूपीएससी और स्टेट के अपने अपने पीएससीज होते हैं, उस सब से रिलेटेड चीज़ें। इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब कुछ अपन ने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगभग 100-150 साल रूल किया, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना लाजमी था, फेमिलियरिटी थी थोड़ी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमारे यहाँ पे रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ये सब कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है ये रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कोई बिल है उसको किस तरह से पास किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी अपन ने कहाँ से लिए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 32 है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर है, और एक आर्टिकल है 226, इसके थ्रू हाई कोर्ट्स को रिट इश्यू करने की पावर है। तो ये जो रिट्स इश्यू करने की पावर है, ये भी अपन ने कहाँ से ली? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेज, ये सब कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके बाद है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो अपने को पता ही है कि अपन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए फंडामेंटल राइट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, तो वो अपन ने लिए। दूसरा, यूएस में जुडिशरी पावरफुल है, तो जो जुडिशरी के को पावर प्रोवाइड करने के जो भी फैक्टर्स हैं वो अपन ने कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू की पावर। जुडिशियल रिव्यू मतलब बेसिकली कोर्ट्स को ये पावर कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए तो वो लॉ सही है या गलत, ये जज करने की पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आर्टिकल 13 के अंडर। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाएगा, उसका जो भी प्रोसीजर है, आर्टिकल 61 में इसकी बात की गई है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब अपन ने कहाँ से लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो अपने को पता ही है कि यहाँ से अपन ने लिया डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वो अपन ने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब अपन पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ इलेक्शन भी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का, ये सब अपन ने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा फेडरेशन है बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, और वो फीचर्स अपन ने कहाँ से बोरो किए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, बची हुई पावर्स सेंटर को दी गई हैं, एक तरह से सेंटर को मजबूत बनाया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नर्स को सेंटर अपॉइंट करता है, एक तरह से सेंटर मजबूत होता है। और उसके अलावा एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के अंडर इसकी बात की गई है। ये सब अपन ने लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या लिया? एक तो कॉन्करेंट लिस्ट, आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर के लिए 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आइडिया कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 में इसकी बात की गई है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई है।
ये सब अपन ने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अपन ने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इमरजेंसी प्रोविजंस अपन ने कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कहाँ से लिया है अपन ने? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, या आज की डेट में कहते हैं रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन ने ली फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा अपने को पता है रशियन रिवॉल्यूशन का बेस था सोशलिज्म, और सोशलिज्म में जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, उसकी बेहद इंपॉर्टेंस है। और आज की डेट में जो हमारे आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं तीनों, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो आज की डेट में हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं, ये अपन ने कहाँ से लिए? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो अपन ने लिया कि हमारा जो कंट्री रिपब्लिक है उसका आइडिया, और दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जिनको हमारे प्रीएम्बल में जगह मिली है वो कहाँ से लिए अपन ने? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 अपन ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, और दूसरा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये दोनों चीज़ अपन ने कहाँ से ली? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से अपन ने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। ये हैं मोटे मोटे तौर पे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन ने बात की कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में कितने हैं? 12। बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन प्लस नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। स्टेट्स के नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन प्लस यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एक्सटेंट, उस सब से डील करता है फर्स्ट शेड्यूल। अगला है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल डील करता है एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का मतलब सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस वगैरह से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, और ये किसकी सैलरी की, किसके अलाउंसेस की बात कर रहे हैं अपन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट्स के जजेस और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब की सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनसे डील करता है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है? थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स की, शपथ। किसकी शपथ? यूनियन मिनिस्टर्स को क्या ओथ दिलाई जाएगी? द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनकी क्या ओथ है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट्स के जजेस। इन सब की ओथ क्या होगी, कैसी होगी, उस सब से डील करता है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स अलोकेट की गई हैं, उस सब से डील करता है फोर्थ शेड्यूल। एक बार फटाफट से देखो, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है नाम की, सेकंड शेड्यूल बात करता है सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की, थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ की, फोर्थ शेड्यूल बात करता है राज्यसभा की सीट्स किस तरह से अलोकेट की गई हैं। अगला है फिफ्थ शेड्यूल, और फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस की, कि शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उस सबसे डील करता है फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, इन 4 स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस हैं उन सब से डील करता है 6th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल, अभी अभी अपन ने लिस्ट की बात की, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिकली ये डिवीजन ऑफ पावर से डील करता है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में पावर कैसे डिवाइड की जाएगी उससे डील करता है। सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर दोनों में फर्क है, कभी अपन आगे पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट में बेसिकली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉ बनाने की पावर सेंटर की है। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉज बनाने की पावर स्टेट्स की है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो लॉ सेंटर ने बनाया वो माना जाएगा। अब देखो, यूनियन लिस्ट में आज की डेट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट में आज की डेट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, आज की डेट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। अगला है 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ऑफिशियल लैंग्वेज आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया है, बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ओरिजिनली ये नंबर था 14, आज की डेट में कितनी है 22 लैंग्वेजेस। कौन सी? आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल में जगह दी गई है। अच्छा, 14 ओरिजिनली थी। 15th जो सबसे पहली बार ऐड की गई वो थी सिंधी, और सिंधी को ऐड किया गया 1967 में बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट। 1967 के बाद 1992 में लाया गया 71st अमेंडमेंट एक्ट, और 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 2003 में लाया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट, और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और लास्ट जो सबसे लेटेस्ट ऐड की गई है वो है उड़िया, और क्योंकि सबसे लेटेस्ट उड़िया ऐड की गई है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा अमेंडमेंट? 96th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2011 में उड़िया को ऐड किया गया। और इसके बाद है सबसे कंट्रोवर्शियल शेड्यूल, 9th शेड्यूल। कभी अगर संजोग बना तो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे अपन 9th शेड्यूल के बारे में, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो आज़ादी के बाद से हमारी सरकार का एक जो बड़ा फोकस था वो था लैंड रिफॉर्म्स पे। और लैंड रिफॉर्म्स के तहत, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे लॉज बना रही थी, जैसे लॉज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लैंड कंसोलिडेशन, या यूपी में एक टर्म बहुत चलता है चकबंदी, लैंड सीलिंग कि एक फैमिली के पास मैक्सिमम कितनी लैंड हो सकती है, उस सब से रिलेटेड लॉज बनाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ था एक आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जैसे ही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज बनाए गए तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े साहूकार कोर्ट पहुंच गए कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसको अवॉइड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट लेकर आई फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, और इस फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए, एक आर्टिकल 31A और दूसरा आर्टिकल 31B। और इस 31B में बात की गई 9th शेड्यूल की, और बेसिकली ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट्स के किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल का हिस्सा बना दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि कोर्ट्स की कोई भी पावर नहीं है उस लॉ को जुडिशियली रिव्यू करने की।
जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 में दी गई है, और जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब है कि अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो कानून सही है या गलत है, ये जज करने की पावर कोर्ट्स की, उसे बुलाया जाता है जुडिशियल रिव्यू की पावर। 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म कर दी गई। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, इनकी बात की गई है 9th शेड्यूल में। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनिटी या जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसके बाद बड़ी लड़ाई चली है, बहुत सारे केसेस हैं, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, लेकिन फाइनली 2007 में केस हुआ IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, रिजर्वेशन से रिलेटेड केस था। और इस 2007 के कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नो डाउट 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी चीजें 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं उनको इम्यूनिटी है, उन पे जुडिशियल रिव्यू की पावर अप्लाई नहीं होती। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी चीजें 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं या की जाएंगी उन सबको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। और 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया था। असेंशली 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9th शेड्यूल बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। अगला है 10th शेड्यूल, और ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में, और इसमें बात की गई एंटी डिफेक्शन लॉ की। बेसिकली पहले भी और आज भी, पहले थोड़ा ज़्यादा होता था कि पॉलिटिकल लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी पार्टी स्विच कर लेते थे जब मन करे तब, जिसकी वजह से क्या होता था, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मेंटेन नहीं हो पाती थी। तो ये जो दल बदल है इसको रोकने के लिए 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है 11th शेड्यूल, और 11th शेड्यूल डील करता है पंचायत से। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया। 29 मैटर्स हैं इसमें, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत खूबसूरत हिस्सा है पंचायत। अगला है 12th शेड्यूल, और 12th शेड्यूल डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से, जिसे लाया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 18 मैटर्स हैं इसमें। ये बात हुई अपने सोर्सेज और शेड्यूल्स की। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।